नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजायर पॉइंट के इस खूबसूरत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सार्थक तिवारी, आपका बायोलॉजी मेंटोर, आपका बायोलॉजी टीचर और आपका मित्र भी उपस्थित हूं आप सभी के सामने बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के साथ। इस चैप्टर को बल्कि केवल इसी को नहीं बल्कि सभी चैप्टर्स को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग बेहतरीन ढंग से कवर करेंगे। इसमें आपका सिर्फ एक ही सहयोग हमसे चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके जो सपोर्ट्स होते हैं वो हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। यदि हम यहाँ पर आपके लिए कार्य कर रहे हैं तो हमारे लिए उत्साह का काम आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब्स, आपके शेयर्स, यही चीजें होती हैं। और पहली बात तो मैं आपको शुरू करने से पहले ये बता देना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें चीजों को शेयर नहीं करना चाहिए, हमें चीज अगर हम दूसरों को बता देंगे तो वो भी पढ़ लेगा। देखिए, विद्या जो है वो बांटने से पड़ती है, तो इस जो है भ्रम में ना रहे कि हमें शेयर नहीं करना चाहिए कुछ भी। ठीक है, प्लीज इसको अपने दोस्तों को, जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं उन लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो सकें। और ये पुण्य का काम है भाइयों, ठीक है। इसको ऐसा ना समझें कि ये चीज कुछ मैं गलत कर रहा हूं या अपने लिए मैं हानि कर रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जो सारा का सारा सिलेबस है ना, अच्छा हम लोग बेसिक से चलेंगे, उसका कारण हम आपको बता देते हैं। पहले तो एकदम बेसिक से लेकर के एकदम हाई लेवल तक मैं आपको लेकर के जाऊंगा और उसका कारण मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। देखिए, पहले तो ये चैप्टर है वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले भी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिस पर आपकी पकड़ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सभी बोर्ड्स का जो सिलेबस होता है वो डिसाइड करता है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और इस अथॉरिटी ने, इस इंस्टीट्यूट ने कुछ चैप्टर्स को जो है क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है सभी पुस्तकों में से, सभी किताबों में से डिलीट कर दिया है। वैसे ही इसने बायोलॉजी के क्लास 12th के भी बायोलॉजी से कुछ चैप्टर्स को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा उसमें होता क्या है। पहले अब आपके और पहले के बच्चों में आ गया है अंतर, और वही अंतर हम आपके अंदर क्रिएट नहीं होने देंगे। हमारे इस बैच का मेन उद्देश्य यही है कि जो पहले के बच्चे थे और आप में कोई डिफरेंस ना क्रिएट हो जाए इन सब चैप्टर्स के डिलीट हो जाने से। डिफरेंस क्रिएट कैसे होगा बच्चों, इस बात पर पहले ध्यान दे लो। पहले के जो बच्चे रहे होंगे 12th के, उन लोगों को सारा का सारा स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता होगा, स्टार्ट से पढ़ाया जाता होगा, बेसिक से पढ़ाया जाता होगा, क्योंकि वो चैप्टर्स थे, ठीक। लेकिन अब आपके साथ क्या है कि कुछ चैप्टर्स को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और अब आपको स्टार्टिंग से नहीं बल्कि उस स्टार्टिंग के बाद से पढ़ाया जाएगा, जबकि उस पिछले चैप्टर का लिंक आपके उस बाद वाले चैप्टर से होगा जरूर। जैसे कि अगर हम लोग आज यहां पर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या फिर प्रजनन पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस लैंगिक प्रजनन में एक शब्द जुड़ा है, प्रजनन, ठीक है बच्चों। पहले तो हमें प्रजनन के बारे में जानना जरूरी है, अब ना लैंगिक प्रजनन समझेंगे कि पहले लैंगिक प्रजनन समझ जाओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। पहले प्रजनन समझोगे, फिर उसके प्रकार समझोगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि सबसे पहले आप इसको समझेंगे, इसके बाद इसके प्रकारों को समझेंगे, उनके क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसे होता है, प्रजनन की क्या जरूरत होती है ना, उसके क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, ठीक है। इन सभी चीजों पर, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के बाद जो है हम इस चैप्टर पर आएंगे तो बहुत बेहतर पकड़ हम अपनी बना पाएंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग समझ पाएंगे। इसीलिए आज की जो क्लास है मित्रों, वो मैंने रखा है सामान्य परिचय पर। आज की क्लास जो मैंने रखी है वो रखी है सामान्य परिचय पर। यहां सामान्य परिचय में ये चैप्टर यानी कि ये अध्याय स्टार्ट नहीं होता है। यहां पर आपका बेस मजबूत होगा, आपकी इस चैप्टर पर पकड़ मजबूत होगी। ना सिर्फ इस चैप्टर पर बल्कि आगे आने वाला एक है मानवों में जनन, उस चैप्टर के लिए भी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जितना भी पूरा आपका यूनिट है, मतलब उसमें भी, इसके बाद हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक जो है जनन स्वास्थ्य करके एक आपका अध्याय है, उसमें भी आप, उसके लिए भी आपकी पकड़ जो है इसके माध्यम से मजबूत होगी। तो हम बस यही चाहते हैं कि आप चीजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, एक पेन, एक पेपर
लेकर के बैठे, और ऐसा पेपर नहीं जिसको कि कल आप बेच करके सोन पापड़ी खा लें। रद्दी में नहीं बेचना है उसको, जो आपके पास स्थायी रहे। उस पेन पेपर को निकाल करके बैठिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर को। और इसके बाद जान लीजिए सामान्य परिचय हम लोग कर लेंगे, फिर आपका जो है पुष्प आएगा, मतलब सब कुछ समझेंगे। अभी यहां से इन चीजों को बताना बहुत बेकार की बातें हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय लेते हैं और उसके बाद चीजों को आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब आप लोग बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी भी तरह का, एकदम कहते हैं ना कि काम कुछ और कर रहे हो और फिर ध्यान कहीं और लगा हुआ है, कब ऐसे फोन खोल के बैठे हो या टैबलेट खोल करके बैठे हो, फिर लग रहा है कि यार मैसेज आ गया है ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। या फिर चलो कहीं कुछ और घूम आते हैं, कुछ और कराते हैं। जब तक आप बैठे हो एकाग्रचित्त से बैठो और उस चीज को ध्यान पूर्वक करो, ठीक है। चलो, और पेन पेपर होना चाहिए, मेरे हिसाब से पेपर से अच्छा है कॉपी हो तो ज्यादा बेहतर है। और उसमें एक एक चीज को आप नोट करते चलेंगे, जो जो चीजें महत्वपूर्ण है मैं खुद बताता चलूंगा, और ध्यान आपका यहां बोर्ड पर होगा, कहीं अगल बगल नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक जो है उसका हेडिंग तो डालना लाजमी है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यह हमारा क्या है, टॉपिक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लेकिन हम अभी इस समय में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। सबसे पहले तो हम जनन की ही बात समझ लें कि जनन क्या होता है, इसके बाद चीजों को हम समझना शुरू करेंगे। तो ये हेडिंग पहले क्या कर देते हैं, इरेज, और समझते क्या है सबसे पहले। सबसे पहले समझते हैं जनन को, ये क्या होता है। तो मित्रों जनन को अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, जनन को अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन। और अगर मैं आपको इसका अर्थ बताऊं तो इसमें दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, एक तो री और दूसरा है प्रोडक्शन। तो री का मतलब होता है फिर से या फिर दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है मित्रों बनाना या उत्पन्न करना। अब बनाना मतलब केला नहीं, वो मेक करने वाला, ठीक है, टू मेक समथिंग, वो वाला बनाना। फिर से बनाना या दोबारा उत्पन्न करना, किसी भी चीज को जब हम दोबारा से बना देते हैं तो उसको कहते हैं रिप्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब जीवों में क्या संदर्भ है इसका, ठीक है। तो जब कोई भी जीव, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी अपने जैसे छोटे जीव का निर्माण करता है तो उसी को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं या फिर जनन कहते हैं, ठीक है। अभी डेफिनेशन हम आपको लिखाएंगे, डेफिनेशन के लिए आप परेशान मत होइए, पहले मेरी बातों को समझिए। जब कोई भी जीव अपने ही जैसे किसी और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है यानी उत्पन्न करता है या बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब बात यह आती है कि इसके क्या लाभ हैं। तो देखिए लाभ सबसे बड़ा तो इसका यह है कि अगर ये ना होता तो आज हम ना होते, या कोई ना होता, कोई भी जीव यहां पे ना होता, अगर प्रजनन ना होता तो, ठीक है। ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संतति की जो निरंतरता है, यानी ऑफस्प्रिंग की जो निरंतरता है, जनरेशन की जो कॉन्टिन्यूटी है, उसको सुनिश्चित करता है। कैसे, आपको साधारण से उदाहरण से बताते हैं। आज आप यहां पर हैं, या फिर आज आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, या फिर मैं आज यहां पर खड़ा होकर के आपको चीजें बता रहा हूं, तो मेरे पिताजी हैं या आपके भी पिताजी होंगे, कोई आपके दादाजी होंगे, फिर आपके उनके भी पिताजी होंगे। मतलब आप अगर अपने पूर्वजों को देखें
या फिर आप किसी अन्य जीव को देखें, किसी पेड़ पौधे को देखें, तो आज सिर्फ आप एक, ऐसा तो हो नहीं रहा है कि आप एक बार में आज उसको देख रहे हैं पहली बार, वो तो चीजें लगातार चली आ रही हैं। सोचने की बात यह है कि वो चीजें आ कैसे रही हैं लगातार। तो बच्चों, ये प्रजनन की प्रक्रिया से ही लगातार चलती चली आ रही हैं। रिप्रोडक्शन के ही वजह से ऐसा हो रहा है कि इस धरती पर जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता क्या है, बनी हुई है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य होता है। अब ये स्लाइड्स आपके पर यहां पर रहेंगी, हमेशा रहेंगी, आपको पीडीएफ भी मिल जाया करेगा, आप परेशान मत होइएगा। और कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहां पर प्रजनन, ठीक है, पहले इसको देख लीजिए। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई जीव अपने समान एक छोटे जीव, यानी उसको क्या कहते हैं, संतति, जिसको बनाएगा, कोई भी जीव जिस जीव को बनाएगा अपने समान छोटे से जीव को, उसको क्या कहेंगे, संतति कहेंगे, का निर्माण करता है। ठीक है, मैंने आपको यही बताया कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई भी जीव अपने समान छोटे जीव का निर्माण कर देता है, यानी कि संतति का निर्माण कर देता है, वह क्या कहलाता है, जनन कहलाता है या प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, नोट में भी देखिए क्या लिखा हुआ है, जनन के माध्यम से जीव अपने प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की निरंतरता सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे हैं ना कि जनन होता क्या है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है, वो अपने ही जैसा किसी छोटे जीव को बना रहा है। ठीक है, उसको क्या कह रहे हैं, हम जनन कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर नोट में बताया गया आपको कि जनन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने पीढ़ी की निरंतरता सुनिश्चित कर सकता है इस धरती पर। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको कहीं भी कोई तकलीफ ना हो, जब आप ऐसा ना फील करें, ऐसा महसूस ना करें जब किसी भी पाठ को आप पढ़ रहे हो कि यार अगर शायद मैं इस बेस को मजबूत कर लिया होता तो मेरा ये चीज मुझे समझ में आता या उसी वजह से नहीं समझ में आ रहा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और ना ही होगा, आप निश्चिंत रहें। हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के आपको हायर लेवल तक लेकर के चलेंगे। फिर इसके बाद अभी मैं प्रकार पे आता हूं, ये चीजें आप समझ चुके हैं। अब देखिए, तो जनन की परिभाषा आप जो है यहां से लिख लेंगे। फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए इसको। उम्मीद है लिख लिया होगा आपने, नोट भी नोट कर लीजिएगा। तो अब आइए देखते हैं जनन के प्रकार। जनन के बारे में आपको पता चल गया, अब हम देखते हैं जनन के कितने प्रकार होते हैं। जनन के प्रकार का मतलब यह है कि जनन कितने कितने तरीकों से हो सकता है, कौन कौन से तरीकों से हो सकता है। देखिए, अब एनसीईआरटी ने चीजों को डिलीट कर दिया है, तो हम पूरा पूरा उस चैप्टर को इन डिटेल पढ़ें, इसका कोई संदर्भ नहीं बनता, लेकिन वो चीजें हम जरूर कवर कर लेंगे जिससे उसका लिंकेज है। मान लीजिए कि ये एक आपका पिछला चैप्टर है, तो अब अगर एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है तो ये आएगा तो है नहीं पेपर में, ये तो श्योर सी बात है कि ये पेपर में अब नहीं आएगा, एग्जाम में इनसे नहीं पूछा जाएगा। और ये मान लीजिए आपका दूसरा चैप्टर है, ये आपका अध्याय 1 है और ये आपका अध्याय संख्या 2 है। इसमें से चीजें आने वाली तो नहीं है और इसमें से चीजें सब आने वाली हैं। तो अब हम गधों की तरह अगर ये पूरा का पूरा पाठ कवर करें तो वो मूर्खता होगी। ठीक है, लेकिन अब पूरा ही छोड़ दें, यह भी मूर्खता होगी। क्यों? क्योंकि यहां से कुछ चीजें ऐसी हैं जो इससे क्या है, लिंक है। यहां से पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप इसको तैयार नहीं किए तो आपका ये तैयार करना बेकार हो जाएगा, क्योंकि इससे कुछ चीजें लिंक है। तो बुद्धिमानी किस चीज में है, पूरे चैप्टर को ना करें, पर जो जो चीजें यहां से लिंक है उन चीजों को यहां पर इसको पढ़ने से पहले जान लिया जाए, इसी में हमारी बुद्धिमानी है और वही चीज हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग पूरा का पूरा अध्याय नहीं कवर करेंगे कि अब जैसे मान लीजिए जनन का प्रकार मैंने आपको बता दिया, अब उन जनन के प्रकार में भी जितने प्रकार होते हैं सारी शाखाओं को हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम पूरा का पूरा क्लियरेंस सिर्फ इस संदर्भ में लेंगे, इस उद्देश्य से ले लेंगे कि आपका जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन ये जो अध्याय है इसमें आपको कोई दिक्कत ना आए, इसको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक, तो देखिए जनन का जो है मुख्यतः
दो प्रकार है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए इसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको चीजें पता होंगी, तो मैं सिर्फ एक बच्चे को टारगेट करके नहीं चल रहा हूं, मैं सभी को टारगेट करके चल रहा हूं और मेरा मूल उद्देश्य यह है कि आपको किसी भी चीज में कोई परेशानी ना हो और सभी को सभी चीज सारी की सारी चीजें जो है वो एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर रहें। अब ध्यान दीजिएगा, हम इन दोनों के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक है, तो नए स्लाइड पे समझ लेते हैं इसको। जब हम लोग अलैंगिक की बात करते हैं, डिफरेंस के लेवल पे बात करेंगे। वैसे यहां पे चीजें तो हमें मिल जाएंगी ना, ये है। ठीक, तो देखिए अलैंगिक की बात हम इधर कर लेते हैं और यहां पर लैंगिक की बात कर लेते हैं। अलैंगिक जनन की जब हम बात करते हैं तो देखिएगा यहां पर सबसे पहली बात एक जनक पाया जाएगा। जनक किसे कहते हैं? पेरेंट को कहते हैं, जो किसी संतति को उत्पन्न करेगा। जैसे कि मान लीजिए जो जीव संतति को उत्पन्न करेगा उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? पेरेंट कहेंगे। ठीक है, उसी को जनक कहेंगे। भाई जनक मतलब पिता, ठीक है। पेरेंट जो संतान की उत्पत्ति करे उसको जनक कहेंगे। तो जब एक ही पेरेंट यानी कि जनक, एक ही जनक जब संतति को उत्पन्न करने में, संतति को बनाने में सक्षम हो तो फिर उसको क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। ऐसा जनन का ऐसा प्रकार जिसमें एक ही जीव संतति का निर्माण करने में सक्षम हो उसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहां पर क्या पाया जाता है? एक पेरेंट पाया जाता है, एक जनक संतति उत्पन्न करने में सक्षम होता है। ये हो गया इसका। यहां पर ध्यान देंगे अगर पहला पॉइंट, तो संतति के निर्माण के लिए नर तथा मादा
युग्मक की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत मेजर पॉइंट जो है वो ये है कि एक जनक जो है एक ही पेरेंट संतति को उत्पन्न करने में सक्षम होगा अलैंगिक जनन में, और संतति के निर्माण के लिए नर तथा मादा युग्मक की आवश्यकता होती है यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन में। एक नर युग्मक होगा, एक मादा युग्मक होगी, तभी लैंगिक जनन हो सकता है, संभव है लैंगिक जनन, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक चीज यहां पे अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वो ये है नर तथा मादा जनक, या फिर इसको दो जनक का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ मैं समझाता हूं आपको। नर और मादा जनक यानी कि दो जनक, दो पेरेंटल बॉडीज हों यह जरूरी नहीं, किसी एक ही पेरेंटल बॉडी, किसी एक ही के शरीर में दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं, यानी कि जो ये नर युग्मक है और मादा युग्मक है दोनों किसी एक के ही शरीर में पाए जा सकते हैं या दो अलग अलग में पाए जाते हैं। जैसे मानवों में हमारे अंदर जैसे है, तो नर का अपने नर के जो क्या कहते हैं प्रजनन अंग है, नर के जो जनन अंग है वो नर में पाए जाते हैं और मादा के अलग शरीर यानी मादा में पाए जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ कुछ जीवों में ऐसा होता है कि जो जनन अंग होते हैं वो जनन अंग जो है एक ही जनक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जरूरी किस चीज, जरूरी क्या है, ध्यान दीजिएगा, जरूरी है नर तथा मादा युग्मक। ठीक है, जरूरी ये नहीं है नर तथा मादा जनक, ये जरूरी नहीं है, जरूरी है नर तथा मादा युग्मक। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट जरूरी है, मेल और फीमेल पेरेंट जरूरी नहीं है। आगे चलकर के हम इसको सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में लैंगिकता वाले टॉपिक में समझेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से, लेकिन मुझे लगा कि इसको यहां लिखा देना चाहिए तो बहुत जरूरी लगा मुझे, मैंने लिखा दिया, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद अभी एक बात और है वो समझाता हूं मैं आपको। इसके कारण ये जो यहां पर ये एक पॉइंट लिखा है ना हमने, ये वाला, और फिर यहां पर ये वाला, इस पॉइंट के वजह से एक चीज है मैं आपको बताता हूं, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो दूसरा पॉइंट देखिएगा, वो इसके वजह से है। अलैंगिक जनन में संतति अपने जनक के पूर्णतः समान होता है।
यानी कि यहां पर आपको भिन्नता देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर बात है? आपको संतति और जनक में भिन्नता देखने को नहीं मिलेगी। संतति अपने जनक के पूर्णता समान होगा, यह आप ध्यान रखिएगा इस वाले में। अभी मैं बताता हूं ऐसा क्यों होगा और फिर उसको क्या कहेंगे वो भी मैं बताता हूं। क्योंकि इस वाले में क्या है, ये तर लिख दिया मैंने, नर होगा, ठीक है। नर तथा मादा युग्मक के संलयन के कारण यहां पर संतति में, आपको दिखाई दे रहा है यहां पर? हाँ दिखाई तो दे रहा है। तो लिख लीजिएगा इसको फटाफट। नर तथा मादा युग्मक के संलयन के कारण यहां पर संतति में भिन्नता दिखाई देती है। यानी कि सिंपल सी बात है, अब आपको मैं समझा देता हूं, इसको पॉज करके लिख लीजिए दोनों को ही। तो लिख लिया होगा। देखिए नर और मादा यहां पे दो है, देखिए एक तो ये है और एक ये। नर और मादा दोनों के युग्मक का जब संलयन हो रहा है तो यहाँ पे कुछ गुण नर युग्मक के आएंगे और कुछ गुण जो है मादा युग्मक के आएंगे, और उस कारण से क्या होगा, जो संतति उत्पन्न होगी, संतति का की उत्पत्ति होगी, उसमें जो है भिन्नता होगी कुछ ना कुछ। यानी कि कुछ गुण उसके आए और कुछ गुण इसके आए, नर के और मादा के, तो जो फाइनली बना उसका गुण अलग हो गया, दोनों से अलग हो गया। जैसे कि आपके पिताजी का के बालों का रंग कुछ और है, माता जी के कुछ और है, और आपका कुछ और हो सकता है। ऐसा होता है। आंखों का रंग, स्किन टोन, है ना, स्किन का कलर, ये सब कुछ चीजें होती हैं। तो जहां भी लैंगिक जनन देखने को मिलेगा वहां नर तथा मादा युग्मक के संलयन के कारण संतति में भिन्नता देखने को मिलेगी। लेकिन अलैंगिक जनन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर चूंकि एक ही जनक है, इसको चूंकि यहां पर एक ही जनक पाया जा रहा है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर केवल एक ही जनक है, तो इस कारण से क्या होगा, इस वजह से यहां पर जो संतति बनेगी उसमें इसका ही गुण जाएगा। अगर एक ही जनक है, आप खुद सोच करके देखिए, अगर एक ही जनक है तो जो भी संतति बनेगी या जो कुछ भी बनेगा उसमें किसके गुण जाएंगे, एक के ही जा पाएंगे ना। अगर नर और मादा दोनों हैं तो दोनों की जा सकते हैं, तो अलग इसका मिलकर के और इसका दोनों का मिलकर के कुछ और बन जाएगा। लेकिन अगर एक ही पेरेंट अवेलेबल है तो ये किसी भी संतति को बनाए इसी का गुण जाने वाला है ना उसके अंदर। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है, इसलिए यहां पर भिन्नता बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। और अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये अलैंगिक जनन जो होता है वो लैंगिक जनन के मुकाबले कम लाभदायक होता है। ऐसा क्यों? उसका कारण है भिन्नता। ठीक है, तो देखिए इसको इतने पे ऊपर कर देते, लिख लिए है ना आप लोग, लिख लीजिएगा, बैक करके पॉज करके लिख लीजिएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर भिन्नता नहीं पाई जाती। और ध्यान दीजिए एक चीज और है यहां पे, ऐसे जीव
जो अपने जनक के पूर्णतः समान होते हैं, उन्हें क्लोन कहा जाता है। ठीक है, ये क्या, ये शब्द को आप ध्यान रखिएगा, क्लोन कहा जाता है। ठीक है, उनको क्लोन कहा जाता है। एक बात क्लियर कर लीजिए पहले तो, वो बात यह है कि जब यहां पर भिन्नता नहीं पाई जा रही है तो इसका क्या मतलब। मैंने आपको पहले ही जनन की परिभाषा में एक बात बताई कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई भी जीव अपने समान, क्या चीज, अपने समान किसी और जीव को उत्पन्न करता है। लेकिन यहां तो भिन्नता देखने को मिल रही है। क्या मिल रहा है, भिन्नता देखने को मिल रही है। यानी लैंगिक जनन जब हो रहा है तो संतति जो है वो अपने पेरेंट से, यानी कि अपने जनक से भिन्न हो जा रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है मित्रों कि जो डिफरेंसेस होंगे, जो भिन्नताएं होंगी, वो कुछ स्तर तक होगी, बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं होती है। ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई मानव का बच्चा है तो वो जो है हाथी का बच्चा हो जाएगा, या फिर अगर मान लीजिए वो घोड़े का बच्चा है तो बिल्ली का बच्चा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वो चीजें वही होंगी। मतलब कि मानव का बच्चा मानव का ही बच्चा होगा, लेकिन उसमें डिफरेंसेस ये होंगे कि मान लीजिए स्किन टोन चेंज हो गया, बालों का रंग चेंज हो गया, कुछ माइन्यूट चेंजेस आएंगे जिनको हम कहते हैं भिन्नता, या फिर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आ जाएंगे उसके अंदर जो कि उसके पेरेंट्स के अंदर नहीं है, या दोनों का कैरेक्टर मिक्स होकर के कोई थर्ड कैरेक्टर आ गया। यही चीजें हो सकती हैं केवल। लेकिन जहां पर भिन्नता नहीं आएगी उसके लिए क्लोन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिए क्लोन क्या होता है, एक यहां पर मैं आराम से समझा देता हूं आपको क्लोन होता क्या है इतने के अंदर। क्लोन, देखिए, आप अपने पेरेंट, चाहे वो लैंगिक जनन हो चाहे वो अलैंगिक जनन हो, आप अपने जनक के समान होंगे, ये बात तय है। पूर्णतया आप पूर्णतया जो है अलग नहीं हो सकते अपने जनक से। अगर आपका जनक जो है वो एक इंसान है तो आप जो होंगे क्या होंगे, एक इंसान ही होंगे, हाथी के बच्चे तो नहीं होंगे। या फिर अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसका जो उसकी जो संतति होगी वो क्या होगी, एक बैक्टीरिया ही होगी। ये चीजें कंफर्म है। लेकिन कुछ हद तक वेरिएशन आता है जो कि लैंगिक जनन में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां नर और मादा दोनों ही युग्मक का संलयन होता है, जिस कारण से दोनों के गुण वहां पे आ जाते हैं और वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी भिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन क्लोन वाले में क्या होता है कि ये शारीरिक रूप से, यानी कि बाह्य रूप से, साथ ही साथ अनुवांशिक रूप से, ये शारीरिक रूप से भी और अनुवांशिक रूप से भी क्या होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं। अपने जनक के समान होंगे। अब यही चीज लैंगिकता, ये लैंगिक जनन में नहीं होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही युग्मक का संलयन हो जाता है, तो ये अनुवांशिक रूप से तो कहीं ना कहीं समान होगा, लेकिन शारीरिक रूप से समान नहीं रह जाता है। शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ भिन्नताएं आ जाती हैं। अनुवांशिक रूप से भी समान ही होगा। डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो पिता और पुत्र का पता लग जाता है कि ये इसी का बेटा है या फिर ये इन्हीं के पिता है। लेकिन कुछ हद तक अंतर आ जाएंगे, कुछ ना कुछ गुण उसमें ऐसा विकसित हो जाएगा जो कि उसके पिता में नहीं है। तो ना तो वो पूर्णतः लैंगिक जनन में ना तो जो संतति होती है वो पूर्णतः अनुवांशिक रूप से
अपने जनक के समान होती है और ना ही शारीरिक रूप से पूर्णतया अपने जनक के समान होती है। उसमें समानताएं कुछ इस स्तर तक होती हैं कि इतना पता चल सके कि भाई अगर ये मानव है तो वो भी मानव ही है। लेकिन यहां पर भिन्नता बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। उसका कारण यह है कि एक ही जनक यहां पर होता है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक पाया जाता है, जिस कारण से कोई भी भिन्नता आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती। और जब कोई भिन्नता नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, जब अगर यहां पर एक ही बैक्टीरिया प्रेजेंट है और यहां से एक बैक्टीरिया बन रहा है तो कोई चीज बाहर से आई ही नहीं, कोई और गुण बाहर से आया ही नहीं, जो इसके अंदर था वही इसके अंदर ट्रांसफर हो गया, सीधी सी बात है। तो ये शारीरिक रूप से भी इसी के जैसा होगा, आनुवांशिक रूप से भी इसी के जैसा होगा। ये तो बात सिंपल सी है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो उसी को हम लोग ने क्या कह दिया, क्लोन कह दिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आशा है ये चीज समझ में आई होगी। और हां, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, जहां भी कोई भी दिक्कत है, आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत आजादी के साथ, एकदम आपको पूरी आजादी है इस चीज की कि आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और जैसे ही प्रश्नों को देखा जाएगा आपका हल तुरंत से ही किया जाएगा, उसी समय। ठीक है, तो हम लोग कहां पर थे? ये तो हमने देख लिया कि प्रजनन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई जीव अपने समान एक छोटे जीव के साथ संतति का निर्माण करता है। ठीक है, नोट भी देख लिया हमने कि ये जो है पीढ़ी के निरंतरता को सुनिश्चित करता है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी अर्थ पर चलेगी, यानी पृथ्वी पर चलेगी, उसकी निरंतरता को ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर अब अलैंगिक जनन के बारे में, जनन के प्रकार, ये चीजें अभी मैं वहां समझ करके आ रहा हूं, तो यहां पर बहुत समय नहीं लगना चाहिए। यहां पर आप डायरेक्टली डेफिनेशन को नोट कर लेंगे। वो भी डेफिनेशन सही थी, अगर आप लिखना चाहें तो, मतलब वो तो मैंने पॉइंटर्स में बताया कि क्या क्या चीजें होती हैं। प्रॉपर डेफिनेशन ये आप लिख सकते हैं, यहां पर डेफिनेशन यही है। ठीक है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जनन का वह प्रकार है जिसमें एकल जीव यानी कि जनक, केवल एक जनक, मैंने बताया ना वहां पर केवल एक जनक होता है, केवल एक पेरेंट होता है। एकल जीव यानी कि एक जनक संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। केवल एक ही जीव से जो संतति होगी वो उत्पन्न हो जाएगी, या फिर एक ही जीव संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण में मैंने आपको यहां पर बताया अमीबा में द्विखंडन। अमीबा में द्विखंडन यहां पर दर्शाया गया है। द्वि मतलब दो और खंडन मतलब टुकड़े हो जाना, यानी कि उसकी जो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव है। तो उसमें क्या होता है, वो सेल्स जो होती हैं दो टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं और उसी को अमीबा में द्विखंडन कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये किस तरीके से होगा, लेकिन पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। नोट में देखिए, अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि एकदम समान होती है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो भी संतति होगी, कोई भी संतति होगी, वो अपने पेरेंट के क्या होगी, समरूप होगी। चाहे वो लैंगिक जनन हो चाहे वो अलैंगिक जनन हो, कोई भी संतति अपने पेरेंट के समरूप तो होगी। समरूप का मतलब अगर वो जिस प्रकार का जीव वो है उसी प्रकार का जीव उसकी संतति भी होगी। लेकिन एकदम समान होना ये सिर्फ अलैंगिक जनन की बात है। और इसी को क्या कहते हैं, एकदम समान होने की स्थिति को क्या कहते हैं, क्लोन की स्थिति कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो लिखा मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट करता हूं। यहां पे अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि एकदम समान होती है। किसके परिणाम स्वरूप, अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप। ठीक है, संतति समरूप ही नहीं बल्कि एकदम समान होती है। अब हम अमीबा में द्विखंडन देख लेते हैं, किस तरीके से एक ही पेरेंट, आप ध्यान दोगे तो यहां पर नर युग्मक मादा युग्मक जैसा कुछ भी नहीं है, एक ही अमीबा है, केवल एक अमीबा की सेल है। यहां पर इसका केंद्रक दिख रहा है आपको, ये पिंक कलर का। ठीक है, अब ये केंद्रक धीरे धीरे जो है, पहले इलिप्टिकल शेप, पहले ये जो है गोलाकार में था और अब एक इलिप्स में बदल रहा है। फिर धीरे धीरे ये लंबा चौड़ा जो भी इसको होना है इलिप्टिकल शेप में होते 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 धीरे धीरे इसमें स्ट्रेचिंग की कंडीशन आती है। जब हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें ये भी पढ़ेंगे। फिलहाल ये कक्षा 12वीं के सिलेबस में नहीं है कोशिका विभाजन, वो तो मान लीजिए 11वीं में है। पर जब उसको अगर आप पढ़ के आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा स्पिंडल फाइबर किस तरीके से कोशिका का विभाजन कराते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो
दो टुकड़ों में होकर के डेवलप होकर के चले जाते हैं पोल्स पर, फिर किस तरीके से सेल डिवीजन होता है, ये सब कुछ चीजें। तो अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं आपको कि देखिए यहां पर जो है सबसे पहले कोशिका विभाजन में दो घटनाएं होती हैं। सबसे पहली घटना जो होती है वो होती है केंद्रक का विभाजन। इसके बाद दूसरी घटना जो होती है वो होती है कोशिका द्रव का विभाजन। सबसे पहले केंद्रक विभाजित हो जाएगा, इसके बाद कोशिका द्रव विभाजित हो जाएगा, और ये इसी तरह से पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सेल डिवीजन हो जाता है। अमीबा में भी कुछ इसी तरीके से सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन होता है, और इसी को ये लोग जनन भी मतलब इनके संदर्भ में जनन भी यही है, क्योंकि एक ही कोशिका है तो उसमें वो डिवाइड करेंगे कि क्या करेंगे बेचारे, उनके लिए बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, अब देखिए ये जो न्यूक्लियस है, पहले तो केंद्रक है, ये क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ, पोल्स पर जा रहा है धीरे धीरे इधर की तरफ, और जैसे जैसे ये न्यूक्लियस जो है दूर जा रहा है वैसे वैसे इसका जो कोशिका द्रव है साइटोप्लाज्म वो भी चौड़ा होता चला जा रहा है, वो भी खिंचता चला जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में एक दूसरे से। ठीक है, और जैसे ही पूरा का पूरा जो केंद्रक है वो विभाजित हो गया, देखिए एक केंद्रक का टुकड़ा यहां पर आ गया और एक यहां पर आ गया, जब केंद्रक पूर्णतः विभाजित हो गया तो इसके बाद इसका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव भी देखिए इस लाइन से यहां से विभाजित हो रहा है, और होने के बाद एक जब पूरा का पूरा जो कोशिका है वो विभाजित हो गया तो उसके वजह से यहां पर दो संतति का निर्माण हुआ, दो अमीबा संतति का निर्माण हुआ, एक तो ये और एक दूसरी ये। ठीक, तो आप यहां पर क्लियरली देख पाए कि एक अमीबा से दो अमीबा संतति का निर्माण हो गया, किस माध्यम से, कोशिका विभाजन के माध्यम से। ठीक है, अब आप ही मुझे बताओ जब एक ही अमीबा है और वही सब कुछ करके इनको दो बना दिया तो सारा का सारा गुण किसका जाएगा, इसी का जाएगा, और इसमें कोई भिन्नता नहीं होगी, बहुत नॉर्मल सी बात है। किसी और का गुण कहीं से आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, जो गुण इसका रहा होगा वही इसमें भी रहा होगा, वही इसमें भी रहा होगा, वही इसमें भी और वही इन संततियों में भी रहा होगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया है। फिर भी अगर कहीं भी आपको डाउट बचता है या फिर डाउट रह जाता है तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं, वो चीजें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि अलैंगिक जनन आप समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। ठीक है, तो जनन का वह प्रकार जिसमें, मैंने यह भी आपको पढ़ा दिया है स्लाइड के ऊपर उधर बोर्ड में, जनन का वह प्रकार जिसमें नर युग्मक, ध्यान दीजिए यहां नर जनक नहीं कहा गया, जो मैंने बताया था आपको, जो मैं बता रहा था, नर युग्मक नहीं कहा गया, नर जनक नहीं कहा गया, नर युग्मक कहा गया, तथा मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। यहां पर कहीं भी एक जनक वाली बात नहीं है, यहां पर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के संलयन से क्या होता है, ये युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं, और फिर जाइगोट आगे चल करके जो है विकास की अवस्था में जाता है, वृद्धि करता है, और उससे उसके माध्यम से आगे चल के नए संतति यानी कि नए जीव का निर्माण होता है। अब बात आती है नोट की, क्योंकि नोट मैंने पिछले वाले में भी आपको बताया था, लैंगिक जनन के माध्यम से बने हुए जीव अपने जनक के पूर्ण समरूप नहीं होते, यह भिन्नता है। देखिए यह अंतर यहां पर है, इस वाले नोट से में क्या लिखा गया है, समरूप ही नहीं बल्कि एकदम समान होते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखा गया है, लैंगिक जनन के माध्यम से बने हुए जीव पूर्ण समरूप नहीं होते, किसके, जनक के पूर्ण समरूप नहीं होते। ठीक है, तो यह भिन्नता याद रखिएगा। क्यों ऐसा है वो भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहां पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट यानी कि जो क्या कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक है, दोनों का संलयन हुआ है, इस वजह से यहां पे पूरी सिमिलैरिटी नहीं आती, कुछ न कुछ अंतर आता है, दोनों का मिलकर गुण तीसरे में चला जाता है। अब ध्यान दीजिए, अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन अधिक लाभप्रद होता है, क्योंकि अभी मैं ये बात आपको समझाऊंगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अलैंगिक जनन की तुलना में
लैंगिक जनन अधिक लाभप्रद होता है क्योंकि इससे उत्पन्न संतति में भिन्नता उपस्थित होती है। अब इसी भिन्नता के कारण जो है ये जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लैंगिक जनन जो होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेनिफिशियल मोर देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के तुलना में ये लाभप्रद हो जाता है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं, इसका रीजन मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, परेशान मत होइए। सभी जीव अपने, पहले लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। सभी जीव अपने जीवन में एक निश्चित अवस्था पर एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। पादपों में यह अवस्था कायिक प्रवस्था कहलाती है। अब इसका मतलब समझ लीजिए। पहली बात तो एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति ऐसा है या कोई भी जीव ऐसा है जो कि जन्म लेते ही प्रजनन करने लगे? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। पहले व्यक्ति पैदा होता है, जन्म लेता है, फिर वह एक निश्चित अवस्था तक बड़ा होता है, परिपक्व होता है। इसके बाद क्या होता है, वह जो है जनन करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो वह अवस्था जो है, जैसे मानवों में वह अवस्था या फिर जानवरों में वह अवस्था, एनिमल्स में के केस में, के संदर्भ में क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है, किशोर अवस्था। और उसे अंग्रेजी में जुवेनाइल फेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसको अंग्रेजी में क्या कह देते हैं? जुवेनाइल फेज। और वही जो अवस्था है पादपों के संदर्भ में, क्योंकि हम लोग को आगे चल करके पादपों का संदर्भ ही पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ही पढ़ना है, तो हम लोग पादपों के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। और उसे पादपों के संदर्भ में क्या कहते हैं? कायिक प्रवस्था। ये बात तो आप एग्री करते हो ना कि सभी जीव अपने जीवन में एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। तो ये पादपों में वह अवस्था कायिक प्रवस्था कहलाती है। यानी कि जब पादप अपने कायिक अवस्था तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही उनमें लैंगिक जनन होता है। अब आगे चल करके जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे, उस अध्याय को पढ़ेंगे, तो उसमें हम पता करेंगे कि कायिक अवस्था या कायिक प्रवस्था किसे कहते हैं। कब वो समय आता है जब हमको पता चल सकता है कि ये पादप अब जो है अपने कायिक प्रवस्था में आ चुका है और अब यह लैंगिक जनन कर सकता है। ये सब कुछ चीजें उस अध्याय में हम लोग जानेंगे, लेकिन ये बात आप अभी ध्यान रखिएगा। आइए ये 2 नंबर का जो नोट है यहाँ पे, इसको समझते हैं। पहले एज इट इज इसको आप नोट कर लीजिए। शायद आप डेफिनेशन वहां पर नहीं लिखेंगे, वहां पर हमने आपको पॉइंटर्स में बताया था कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें नहीं। वहां पर 2 जनक होता है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक होता है। यहाँ पर अलैंगिक वाले में एक ही जनक होता है। ये सब कुछ चीजें पॉइंट्स में, डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए और नोट भी नोट कर लीजिए, ये तीनों। इसके बाद हम लोग जो है चलते हैं, समझते हैं दूसरा वाला और फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास कैसी लगी, ये चीजें आप हमको जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नोट कर लिया है? ठीक है, आइए समझते हैं। कि लैंगिक जनन जो है वो किस प्रकार से अलैंगिक जनन की तुलना में लाभप्रद है। देखिए, यहां हम लिखते हैं अलैंगिक जनन और दूसरा यहां पर लैंगिक जनन। आपको मैंने बहुत पहले ही बता दिया, यानी कि आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि यहां पर भिन्नता नहीं पाई जाएगी। यानी कि जनक और संतति जो होंगे वो हर केस में एक दूसरे के क्या होंगे? समान होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जनक अपनी संतति के क्या होगा? समान होगा, क्योंकि यहां पर भिन्नता देखने को नहीं मिलता। जो गुण आपका पेरेंट में होगा, यानी कि जनक में होगा, वही संतति में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैंने बात की भिन्नता देखने को
मिलेगी और इस वजह से जनक जो होगा वो पूर्णतः अपने संतति के समान नहीं होगा। ठीक है, अब दिक्कत इससे नहीं है, दिक्कत है इसी से, लेकिन मुख्यतः इससे नहीं है कि भाई ये क्या है। अब आप इसको पढ़ करके जल्दी नहीं समझ सकते। आपको मैं एक कंडीशन देता हूं तो आपको पता चलेगा कि ये भिन्नता क्यों जरूरी है और ये भिन्नता क्यों जरूरी, मतलब क्यों हानिकारक है, भिन्नता का ना होना क्यों हानिकारक है और इनके लिए क्यों ये लाभदायक हो जाती है। ठीक है, उदाहरण लेते हैं, देखिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, एक जीव है और वो जीव क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जब जनन करेगा तो क्या बना देगा, और ये कैसा है, जनक है, जनक बैक्टीरिया है। इसने अपनी संतति को का निर्माण किया जनन के माध्यम से, अलैंगिक जनन के माध्यम से। इसने क्या किया, अलैंगिक जनन किया। और इसने संतति का निर्माण किया, और संतति भी क्या होगी, सीधी सी बात है, वो भी बैक्टीरिया होगी। और बैक्टीरिया तो होगी, वो भी जनक के एकदम समान होगी, इक्वल टू में होगी, बराबर, कोई स्पेशल गुण नहीं। अब मान लेते हैं कि इस बैक्टीरिया का जो गुण है, एक गुण इसका हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया जो है वो गर्म वातावरण में रह सकती है और ठंडी में नहीं। ठीक है, ये बैक्टीरिया केवल गर्म वातावरण में रह सकते हैं और कोल्ड में नहीं। और अब ध्यान दीजिएगा, जो ये बैक्टीरिया का गुण होगा वही इसमें भी आ जाएगा। सारे के सारे बैक्टीरिया केवल और केवल गर्मी के लिए सहनशील होंगे, ठंड के लिए नहीं होंगे। ठीक, अब मान लेते हैं कि किसी कारणवश उस जगह पर जहां पर ये सभी बैक्टीरिया की प्रजाति रह रही है, वहां का माहौल अचानक से बदल जाता है और पूरा का पूरा माहौल कैसा हो जाता है, वातावरण कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिसको ये सह नहीं सकते। और उस कंडीशन में क्या होगी, कोई इनके प्रजाति को बचाने वाला नहीं होगा, सब के सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इनकी बैक्टीरिया की जो प्रजाति है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी कि ये जो हमने एक बात कही थी कि प्रजनन जो है वो निरंतरता को सुनिश्चित करता है, प्रजनन जो है वो संतति के पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने की निरंतरता को सुनिश्चित करता है, वो वाली कहानी इनकी समाप्त हो जाएगी। अब ये जो है इनकी निरंतरता खत्म। ठीक है भाई, जब झेल ही नहीं पाए, प्रकृति में हुए बदलाव को ये सहन नहीं कर पाए तो खत्म हो गए, कोल्ड हो गया माहौल। और इनके पास जितनी भी प्रजातियां थी, इनकी जो संतति थी, इनके पास कोई क्षमता ही नहीं थी कि ये ठंडे वातावरण को झेल लें, तो इसलिए ये गायब हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, यही सेम चीज अगर मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं कि अगर यही मान लीजिए लैंगिक जनन से हुआ होता तो उसमें क्या होता, एक तो नर युग्मक होता और दूसरा मादा युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के होने से दोनों के गुण आते संतति में, और मान लीजिए कि इस संतति में ये सारे किसमें, गर्म वातावरण में रह सकते हैं।
और इसमें एक चेंज आ गया, मान लीजिए कि ये कोल्ड में रह सकता है, ठंडे वातावरण में रह सकता है। अब इनकी जो जनक वाली प्रजाति है ये खत्म हो जाएगी इस माहौल में, जब ये क्लाइमेटिक चेंज होगा, जब ये वातावरण का परिवर्तन होगा, लेकिन ये बच जाएगा क्योंकि ये ठंडे में सर्वाइव करने की क्षमता रखता है, इसके अंदर ये एक नया कैरेक्टर आ चुका है। अब अगर ये ठंडे में सर्वाइव कर जाएगा तो क्या होगा, इससे क्या लाभ होगा, इस जीव की प्रजाति कोलैप्स नहीं होगी, खत्म नहीं होगी और लगातार चलती रहेगी। तो स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, स्पीशीज की जो प्रजातियां हैं, प्रजातियों की तारतम्यता को या फिर निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए, कब, जब हमारे विपरीत वातावरण हो, जब हमारे विपरीत वास स्थान हो जाए या फिर सामने के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो हमारे विपरीत हो जाए, उस समय में यह हमारी मदद करता है, भिन्नता का होना। अब जरूरी नहीं है भिन्नता हमारे जो है लाभ के लिए ही होगी, हमारे ही जो है पक्ष में होगी, लेकिन यहां तो होगी ही नहीं ना। तो यहां जब होगी ही नहीं भिन्नता तो कोई चांस ही नहीं है कि कभी हमारे फेवर में भी हो जाएगी। यहां हो रही है तो कभी चांस है कि चलो फेवर में होगी, हो सकता है कभी फेवर में हो जाए, पर यहां कोई चांस है, कोई चांस नहीं है, नहीं होगी भिन्नता कभी। तो वो होता ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ अच्छा होता है, तो इसलिए ये भिन्नता अच्छी चीज होती है। अब अगर यहाँ पे इसके पास इस संतति के पास कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने की क्षमता ना आई होती तो ये भी खत्म हो जाता और इनकी भी स्पीशी जो है, इनकी भी प्रजाति जो है वो खत्म हो जाती। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए भिन्नता के होने की वजह से लैंगिक प्रजनन, ये जो नोट यहां पे लिखा हुआ है, अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन अधिक लाभप्रद होता है क्योंकि इससे उत्पन्न संतति में भिन्नता उपस्थित होती है। अगर भिन्नता उपस्थित होगी तो मान लीजिए कि जो कंडीशंस आगे आने वाली हैं वही चेंज उसमें आ गया है और उस चेंज के आने की वजह से वो अपनी प्रजाति को संभाल लेगा और पूरी की पूरी प्रजाति का अंत नहीं होगा। पर भिन्नता नहीं है तो वो अंत आराम से हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने आपको यहां पर इस स्लाइड में बताया। ठीक है, आशा है कि यह अंतर भी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, एक टॉपिक है हमारा जीवों में लैंगिकता। और वो भी पादपों के संदर्भ में। उसका कारण यह है कि हम पादपों का ही पढ़ने वाले हैं, इसके बाद पादपों में लैंगिक जनन ही हम पढ़ने वाले हैं, तो पादपों के संदर्भ में ही हम इसकी बात करें, जीवों में लैंगिकता, तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये जीवों में लैंगिकता है क्या चीज, पहले ये समझ लीजिए। मैंने आपको एक जगह बताया था कि नर जनक और मादा जनक का होना महत्वपूर्ण नहीं है। शुरुआत में ही बताया था, नर जनक और मादा जनक का होना महत्वपूर्ण नहीं है, नर युग्मक और मादा युग्मक का होना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये मैंने बताया था आप लोगों को। अब ध्यान दीजिए, ये वही चीज है। मैंने कहा ना, एक ही शरीर पर नर और मादा दोनों ही युग्मक पाए जा सकते हैं, मेल गमीट और फीमेल गमीट। ये पॉसिबल है कि दोनों ही एक ही बॉडी पर पाए जाएं, जरूरी नहीं है कि दो बॉडी हो। ठीक है, तो वही है यहां पे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, यानी जीवों में लैंगिकता, और वो भी पादपों के संदर्भ में। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने बताया था आपको, देखिएगा। ये देखिए, ये यहां पर मैंने आपको बताया, संतति के निर्माण के लिए नर तथा मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। ये ठीक है, नर तथा मादा युग्मक की। और यही मैंने नोट में नीचे लिखा, नर तथा मादा जनक, दो जनक का होना अनिवार्य नहीं है। इसका क्या मतलब है, एक ही जनक यानी एक ही शरीर पर नर और मादा युग्मक दोनों का ही वास हो सकता है, दोनों ही पाए जा सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं लैंगिकता। मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म किसके पास दोनों पाया जा रहा है, किसके पास अकेला, कौन से प्रजाति के पास अकेले अकेले है, मतलब कि मेल का अलग में है और फीमेल का अलग ऑर्गेनिज्म में है, वो चीजें पढ़ने वाले हैं। वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखिएगा। जीवों में लैंगिकता, देखिए, जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाएं तो वह, ये गलत लिखा हुआ है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ये एक लिंगी होना चाहिए, सॉरी द्विलिंगी होना चाहिए, इसको हटा देते हैं यहां पे।
इसके जगह पर मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, नोट कर लीजिए अभी के अभी, नहीं तो ये स्टार का मतलब आप भूल जाएंगे। ये इसका लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ द्विलिंगी लिखा हुआ है। द्विलिंगी लिखा हुआ है, ठीक है। ये काट दिया है मैंने, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं, ये पता नहीं क्या लिख दिया, टाइपिंग एरर है। जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाएं, ध्यान दीजिएगा, एक ही शरीर है, एक ही पादप की बात की जा रही है। जब एक ही पादप में नर संरचना और मादा संरचना दोनों ही पाई जाएं, नर मादा संरचनाएं, जनन संरचनाएं दोनों ही एक पर ही पाई जाएं, तो उसको कैसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी, यानी कि दोनों ही जनन संरचनाएं एक पर ही पाई जा रही हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म यानी कि बाइसेक्सुअल पादप कहलाता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। इस स्थिति को उभयलिंगाश्रयी तथा समथैलेसी जैसे शब्दों से भी उल्लेखित करते हैं। ठीक है, मतलब जब बाइसेक्सुअल वाली कंडीशन होगी, जब एक ही पौधे पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाएंगे, यानी कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों ही पाए जाएंगे, संरचनाएं पाई जाएंगी, तब उस कंडीशन को क्या कहेंगे? उभयलिंगाश्रयी कहेंगे, या फिर समथैलेसी भी कह सकते हैं। मतलब तीनों नाम एक ही के हैं। अभी मैं आपको अलग से बता देता हूं बोर्ड पे, तो यहां से तो आप मान लीजिए डेफिनेशन नोट कर लीजिए, बाकी वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उदाहरण में नारियल का वृक्ष है और कुकरविट का वृक्ष है। तो नारियल और कुकरविट ऐसे वृक्ष हैं जिन पर ही नर जनन अंग भी और मादा जनन अंग भी पाए जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अगर नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही पौधे पर पाए जा रहे हैं, तो एक ही पौधे में मेल गमीट यानी नर युग्मक का भी फॉर्मेशन होगा या निर्माण होगा, और उसी पर मादा युग्मक का भी निर्माण होगा। तो इसीलिए मैंने वहां पीछे लिखा हुआ था कि नर और मादा जनक का होना आवश्यक नहीं है, नर और मादा युग्मक का होना आवश्यक है, क्योंकि वो तो एक पर भी हो सकते हैं। नर जनक और मादा जनक तो एक ही जीव पर हो सकते हैं ना, तो इसलिए दो जीवों का होना आवश्यक नहीं है लैंगिक जनन में। अगर कोई कहे तो ये सबसे बड़ा मूर्ख है। और उसकी बातों पर आप ध्यान मत दीजिएगा कि भाई लैंगिक जनन जैसे होता है, नॉर्मल लोगों के अंदर यह धारणा होती है, अगर लैंगिक जनन कह दिया गया तो इसका मतलब हो गया कि चलो दो जीवों की आवश्यकता है। दो जीवों की आवश्यकता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है इस पर कि जनन संरचनाएं जो है वो एक पर ही हैं दोनों, या अलग अलग है। अगर अलग अलग पर है तो ऑब्वियसली दोनों की जरूरत पड़ेगी, अगर एक पर ही है तो एक से ही काम चल जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये अंतर आपको समझ में आया होगा। इसको द्विलिंगी लिखिएगा और ये उदाहरण नोट कर लीजिए। इसको फटाफट से आप नोट करिए, इसके बाद आगे चलते हैं। अभी हम इस कंडीशन को पढ़ लिए हैं जब एक में ही दोनों होगी। अब अगले कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे जब अलग अलग होंगी दोनों, मतलब मेल का अलग, यानी कि नर जनन संरचना एक पौधे पर होगी, मादा जनन संरचना दूसरे पौधे पर होगी, तब उस वाली कंडीशन को पढ़ते हैं। नोट कर लिया है? चलिए, दूसरी कंडीशन, जब दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं अलग अलग पादप पर पाई जाएं, तो वह एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल पादप कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों ही एक पर पाई गई, जब दोनों संरचनाएं एक पर पाई गई तो उसको द्विलिंगी संरचना, और जब दोनों संरचनाएं अलग अलग पर पाई गई तो उसको एक लिंगी संरचना। मतलब एक लिंगी मतलब एक पर एक ही है, और द्विलिंगी मतलब दोनों एक पर ही है। इसका मतलब समझिएगा, तो उसको क्या कह दिए? यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी पादप कह दिए। अच्छा, नोट में देखिएगा, इसके भी दो नाम है, जैसे उसके क्या नाम थे? उभयलिंगाश्रयी और समथैलेसी। वैसे इसके नाम है एक लिंगाश्रयी और विषम थैलेसी। तो ये दो नाम है, और इसके उदाहरण है पपीता और खजूर। पपीता और खजूर के वृक्ष ऐसे हैं जिन पर, मतलब अब आप समझ लीजिए कि पपीते का कोई वृक्ष, ऐसे पपीती भी हो सकती है कोई, एक पपीता और एक पपीती, मतलब एक पर नर जनन संरचना पाई जा सकती है और एक पर मादा जनन संरचना पाई जाती है। तो यहां पर ये उदाहरण जो है एक लिंगाश्रयी पादप का है, और खजूर भी उसी तरह का है। तो ये दोनों को लिख लीजिए, इसके बाद मैं शॉर्ट में बता देता हूं इन दोनों के बारे में, और आप वहां से नोट कर लेंगे तो आपको एकदम डिफरेंस क्लियर रहेगा। इतनी बड़ी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। देखिए, या तो इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख लीजिए।
सबसे पहला था हमारा द्विलिंगाश्रयी, तो उसका नाम था द्विलिंगी। द्विलिंगी पादप, ठीक है। इसको कहते थे बाइसेक्सुअल प्लांट। इसमें क्या था, इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि नर तथा मादा जनन संरचना एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं, ठीक। इसकी ये कंडीशन थी। और द्विलिंगी को जो है अन्य नामों से क्या जाना जाता था, इनके अन्य नाम क्या हैं? उभयलिंगाश्रयी, और दूसरा नाम क्या है? समथैलेसी, ठीक है। और उदाहरण तो मैंने आपको बता ही दिया था। वो लिखा ही वहां पर हुआ है, कुकरविट और नारियल। तो ये एक सामान्य सी बात हो गई। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हमने आपसे चर्चा की कि क्या कहते हैं, नर संरचनाएं, नर जनन संरचनाएं और मादा जनन संरचनाएं दोनों ही अलग अलग पादपों पर उपस्थित होंगी, तब उस कंडीशन में उस पादप को क्या कहेंगे? एक लिंगी पादप कहेंगे। और उसके अन्य नाम थे एक लिंगाश्रयी और विषम थैलेसी, ठीक है। विषम थैलेसी का मतलब एक पर ही दोनों नहीं है, अलग अलग पर है, ठीक है। उसके उदाहरण थे पपीता और खजूर। ये हो गया है। चलिए देखिए आराम से। अब बात आती है एक लिंगी। और इसको क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि एक लिंगी पादप, द्विलिंगी पादप यानी उभयलिंगाश्रयी, या फिर समथैलेसी या फिर विषम थैलेसी, एक लिंगाश्रयी, ये इन सब चीजों का, ये सब इन सब टॉपिक्स का यूज आगे चल करके आने वाले चैप्टर में होने वाला है। इसलिए इन सबको बहुत क्लियरली ध्यान दीजिएगा, इन सबको भूलिएगा मत। इन सभी टर्म्स का जो है एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए इन सबको। एक लिंगी पादप, इसमें होता क्या है? नर तथा मादा
दोनों ही जनन संरचना अलग अलग पादप पर पाई जाती है। ठीक है, इसमें नर तथा मादा दोनों ही जनन संरचनाएं जो होती हैं वो अलग अलग पादपों पर पाई जाती हैं, एक ही पादप पर नर और मादा जनन संरचना नहीं होती है। ठीक है, इसके जो अन्य नाम थे वो क्या थे? पहला नाम था एक लिंगाश्रयी और दूसरा नाम था विषम थैलेसी। ये दोनों नाम आप नोट कर लेंगे। इसके बाद इनका उदाहरण क्या था? तीनों नाम याद ना हो, लेकिन ये क्लैरिटी, जरूरी नहीं है तीनों नाम याद हो, लेकिन ये क्लैरिटी रहनी चाहिए, ये स्पष्टता रहनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में कि जिस कंडीशन में एक ही पादप पर, मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, जिस कंडीशन में एक ही पादप पर नर एवं मादा दोनों ही संरचनाएं पाई जाएंगी, यानी कि मेल गैमीट भी वहीं बने और फीमेल गैमीट भी वहीं बने, नर युग्मक भी वहीं बने और मादा युग्मक भी वहीं बने, उस कंडीशन को क्या कह देंगे? द्विलिंगी कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे, यानी दोनों एक पर ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, और जिस कंडीशन में नर संरचनाएं एक पादप पे हों और क्या कहते हैं, मादा संरचनाएं एक पादप पर हों, अलग अलग हों, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? एक लिंगी कहेंगे, यानी कि एक पर ही पाया जा रहा है, नर है तो एक पे, मादा है तो अलग पे, एक दूसरे पे। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। इनके दो अन्य नाम ये हैं, एक लिंगाश्रयी और विषम थैलेसी। इसके बाद इसका उदाहरण जो है उदाहरण है खजूर और पपीता। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। कर लिया है? चलिए, अब ये बात को, इस बात को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों को। ये किसके बारे में है? एक लिंगाश्रयी के बारे में, यानी कि एक लिंगी के बारे में है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुद से बताइएगा, उसके बाद हम इसको बताते, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। एक बात बताइए, जब कंडीशन थी द्विलिंगी वाली, तो यहां पर तो एक ही पादप पर नर वाली संरचना भी पाई गई और मादा जनन संरचना भी इसी पर पाई गई। ठीक है, तो इसका नाम क्या रख लिया गया? द्विलिंगी। इसमें अलग अलग कहने का कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं बनता है। क्लियर है बात? नर संरचना मादा संरचना एक ही पर है तो द्विलिंगी हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अब इसके बाद एक कंडीशन ये है कि एक पादप पर नर जनन संरचना पाई जा रही है और दूसरे पादप पर मादा जनन संरचना पाई जा रही है। भाई यही तो होता है ना एक लिंगाश्रय में। एक लिंगाश्रयी में तो यही होता है, एक लिंगी वाले में, कि एक जनन संरचना एक पर पाई जाएगी और दूसरी वाली दूसरे पादप पर पाई जाएगी, यही होता है ना। तो अब मुझे बताइए, क्या इसका कुछ नाम रखना चाहिए?
और इसका भी कुछ नाम होना चाहिए अलग से कि नहीं होना चाहिए, बताइएगा। मुझे लगता है ऑब्वियसली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक, तो उन्हीं नामों के बारे में है, यानी कि जब कोई ऐसा पादप जो कि केवल नर संरचना को धारण किए हुए होगा, नर जनन संरचना को धारण किए हुए होगा, तब उसका नाम क्या होगा, और जब वो मादा जनन संरचना को धारण किए हुए होगा तब उसका नाम क्या होगा। तो देखिए उसी पर है ये एक लिंगी। मुझे आशा है कि अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये किस टॉपिक के ऊपर है। जब एक लिंगी नर पुष्प पुंकेशरी अर्थात पुंकेशर वहन करने वाला होता है, यानी कि जब कोई भी पादप केवल और केवल नर जनन संरचना को धारण किए हुए होगा, यानी कि नर पुष्प केवल और केवल होगा, तो उसको क्या कहेंगे, पुंकेशरी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पुंकेसरी कहेंगे, स्टेमिनेट कहेंगे। ठीक है, पुंकेसरी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पुंकेसर यानी कि परागकण, पॉलन ग्रेन। मेल्स का जो मेल्स के अंदर जो अंग, मेल जनन यानी कि क्या कहते हैं, नर जनन अंग जो होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाएंगे, परागकण ही तो पाए जाएंगे, पॉलन ग्रेन ही तो पाए जाएंगे, जिनसे आगे चल करके जनन होगा। साधारण सी बात है। तो उनको पुंकेशरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण का वहन करते हैं, और जिस पादप पर ये पाए जाएंगे उनको पुंकेसरी कहेंगे। साधारण सी बात है। तो मतलब जो पादप नर जनन अंग को धारण किए हुए हैं उनका क्या नाम हो गया, पुंकेसरी नाम हो गया। क्लियर है। अब जो मादा पुष्प को धारण किए हुए है, एक लिंगी मादा पुष्प को, यानी कि एक लिंगी तो दोनों ही है, दोनों ही कंडीशन एक लिंगी की ही है, लेकिन उनमें से जो मादा पुष्प को धारण करेगा उसको क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे। क्या पहले नाम लिख देते हैं यहां पे, उनको क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे, यानी कि पिस्टिलेट कहेंगे। इसका मतलब ये जो कि स्त्री केसर धारण करने वाले होते हैं या कहलाते हैं, ठीक है, कहते हैं उनको। अब ध्यान दीजिएगा, स्त्री केसर का मतलब क्या, जो कि मादा जनन अंग को धारण करते हैं, जैसे कि स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ठीक है, इन सबको जो धारण करते हैं अपने ऊपर उनको क्या कहते हैं हम लोग, स्त्री केसर कहते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा जब हम लोग, ये दोनों ही कंडीशन किसके बारे में है, ध्यान दीजिएगा, एक लिंगी के बारे में है, एक लिंगी पादप, ठीक है। और अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक चार्ट से बताता हूं, आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। समझना चाहते हैं चार्ट से, आइए देखते हैं। एकदम साधारण से पादपों के संदर्भ में हम जीवों में लैंगिकता देख रहे हैं। तो देखिए हम लोग एक चार्ट से समझ लेते हैं। टॉपिक है जीवों में लैंगिकता। अब ध्यान दीजिएगा, जो पादप होंगे ना वो दो प्रकार के होंगे। जो भी पादप होंगे वो दो प्रकार के होंगे। पहला कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा बताते हैं। द्विलिंगी होंगे, या इनको ही हम क्या कहेंगे, उभयलिंगाश्रयी कहेंगे, यानी कि जिनमें दोनों ही है, मेल और फीमेल, यानी नर जनन संरचना और मादा जनन संरचना, जिसमें एक ही, दोनों मतलब दोनों संरचनाएं एक में ही हैं, उनको द्विलिंगी या फिर उभयलिंगाश्रयी कहेंगे। तो पादप एक तो इस प्रकार के हो गए,
ठीक, या फिर इनको क्या कहेंगे, समथैलेसी कहेंगे। तो ये तीनों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर से दूसरा जो टाइप है वो है एकलिंगी। अब इसी का दूसरा नाम जो है वो हो जाता है एकलिंगाश्रयी, या इसी को हम कह देते हैं विषम थैलेसी। विषम थैलेसी। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। द्विलिंगी, उभयलिंगाश्रयी, समथैलेसी, ये तो एक ही नाम है। और जब अलग अलग होंगे तो एकलिंगी कहेंगे, एकलिंगाश्रयी कहेंगे, या फिर विषम थैलेसी कहेंगे। ठीक है, ऐसे डिवीजन, पादपों का ये डिवीजन हो गया। अब द्विलिंगी वाले में तो कोई डिवीजन नहीं है बच्चा, कोई डिवीजन नहीं है द्विलिंगी वाले में। जब एक ही पे दोनों पाए जा रहे हैं तो अलग अलग काहे करोगे। अब जब इनमें अलग अलग पाया जा रहा है तो उनका डिवीजन करो। जिन पे नर संरचनाएं पाई जाएंगी उनका कुछ नाम होगा, जिन पे मादा संरचनाएं पाई जाएंगी उनका एक नाम होगा। अब इनका दो पार्ट और करते हैं हम लोग। इनको कहेंगे पुंकेसरी। और पुंकेसरी कौन सा होगा अभी मैं बताता हूं, पहले तो ये कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। एक होगा पुंकेसरी और दूसरा होगा स्त्रीकेसर। ठीक है, तो स्त्रीकेसर वाला जो है, सॉरी पुंकेसरी वाला जो है ये नर संरचना है, नर जनन संरचना। और स्त्रीकेसर का जो है ये मादा जनन संरचना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे फटाफट से। कर लिया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग जो है पुष्प की पूरी संरचना को पढ़ेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज इतना जो हो चुका है इसका आप लोग एक बार नोट बना लेंगे और रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी में से डिलीटेड टॉपिक्स हैं और इनको अगर आप लोग ढंग से नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको आने वाले चैप्टर में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब एक ही चैप्टर, जो जैसे एक चैप्टर आपका छूट गया है, छूटा क्या है, एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है, वहां की चीजों को आप सोचें छोड़ दिया जाए, चलिए फिर आगे वाला समझ में आ जाएगा, ये संभव नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको सभी चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर रहें। यहां हमारी विषय वस्तु दी गई है, देखिए जिन चीजों के ऊपर हम वर्क करने वाले हैं आगे। आज तो हमने सामान्य परिचय लिया, तो हमारा ये वाला सेक्शन आज क्लियर हो गया, सामान्य परिचय, जिसमें कौन सा टॉपिक था जो पिछले चैप्टर से डिलीटेड टॉपिक था वो। अब आगे आने वाला जो है वो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड होंगे, यानी कि अध्याय से ही संबंधित होंगे। जो आगे आने वाला पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाला अध्याय है उसमें से कल हमारा अध्याय जो है आगे बढ़ाया जाएगा और ये टॉपिक आपका चलेगा। एक बार इसका आप अध्ययन किताब से करके आएंगे, हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको बेहतर से बेहतर देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अधिक से अधिक जनसंख्या में शेयर करिएगा। विद्या बांटने से बढ़ती है, फिर से बता रहा हूं आपको। इस उम्मीद में मत रहिएगा कि जो है आप फेल हो जाएंगे, दूसरा पास हो जाएगा। ठीक है, प्लीज इसको शेयर करिएगा। आपके सब्सक्राइब्स और लाइक्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।